दोस्तों, तारीख थी 13 जुलाई 2025 और जगह थी दिल्ली के द्वारका इलाके के उत्तम नगर का शमशान घाट। आज यहाँ करण देव नाम के एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। वहीं करण का छोटा भाई कुणाल अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन उसी वक्त कुणाल को कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसी समय उसको पता चल जाता है कि उसके भाई की मौत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि उसे किसी ने मारा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके भाई को मारने वाला भी वहीं पर मौजूद था। इतना सब जानने के बाद भी कुणाल चुपचाप अपने गुस्से को दबाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है। और अंतिम संस्कार के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं होता। दोस्तों, दिल्ली के द्वारका के उत्तम नगर इलाके से यह पूरी कहानी शुरू होती है। उत्तम नगर के ओम विहार फेज 1 में 36 साल के करण देव अपने परिवार के साथ रहते थे और वो एक निजी कंपनी में काम करते थे। कहा जा रहा है कि करीब 8 साल पहले उनकी शादी सुष्मिता नाम की एक लड़की से हुई थी और शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। और फिर शादी के कुछ समय बाद सुष्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब बेटा होने के बाद करण की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं, इसलिए अब वह और ज्यादा अपने काम में बिजी रहने लगे। लेकिन इस वजह से वह अपने घर पर कम समय दे पाते थे। वहीं करण अपने माता पिता से अलग रहता था और परिवार में करण का एक छोटा भाई कुणाल भी था। इसके अलावा करण के घर में उसके चचेरे भाई राहुल देव का भी आना जाना लगा रहता था। अब क्योंकि करण अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, इसलिए कई बार वह अपने छोटे मोटे कामों के लिए अपने चचेरे भाई राहुल को कह दिया करता था। लेकिन करण की गैर मौजूदगी में राहुल का करण के घर बार बार आने जाने की वजह से एक दिन सुष्मिता और राहुल की नजर एक दूसरे से लड़ गई और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और फिर ज्यादा दिनों तक ये अपने दिल की बात को छुपा नहीं पाए। दोनों एक दिन एक दूसरे के करीब आ गए। अब राहुल और सुष्मिता अक्सर करण के काम पर जाने के बाद मिलते थे, लेकिन इससे भी इनका मन नहीं भर रहा था। इतना मिलने जुलने के बाद भी दोनों अक्सर फोन पे चैट करते, वीडियो कॉल करते और मौका मिलते ही एक दूसरे से मिलने का बहाना बना लेते। कभी राहुल बाजार से सामान देने के बहाने आता, तो कभी सुष्मिता घर में अकेले होने पर राहुल को बुला लेती। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन शायद इस अवैध रिश्ते के बारे में करण को भनक तक नहीं थी। और भले ही करण को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इस तरह छुप छुप कर मिलना और छुप छुप कर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना इन्हें नहीं भा रहा था। ये खुलकर एक दूसरे से मिलना चाहते थे और इसलिए इन्होंने करण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। अब दोनों ने करण को रास्ते से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया और फिर सुष्मिता के हाथ नींद की गोलियां लग गई। इसके बाद सुष्मिता ने एक रात करण को खाने में नींद की 15 गोलियां खिला दी, जिसके बाद करण सोने के लिए चला गया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी करण पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद सुष्मिता ने राहुल के साथ चैटिंग शुरू की और उसे बताया कि गोलियां देने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसके बाद राहुल चैट पर लिखता है कि एक काम करो, जितनी भी दवाई है सब कुछ खिला दो। तब सुष्मिता कहती है कि अभी उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही हैं। फिर राहुल कहता है कि एक काम करो, उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। सुष्मिता कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। अब कुछ देर तक तो राहुल सुष्मिता के घर के बाहर टहलता रहा और मौका देखकर सीधा घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक्सटेंशन बोर्ड का तार निकालते हैं। उसके बाद उसमें से एक तार करण की उंगलियों में टेप से चिपका देते हैं और दूसरे तार को उसके कंधे पर। इसके बाद कुछ ही देर में करण की सांसें पूरी तरह से थम जाती है। इतना होने के बाद राहुल वहां से तुरंत निकल जाता है और सुष्मिता कुछ देर तक पति के शव के पास बैठी रहती है। लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वह भी वहां पर सो जाती है। सुबह उठते ही वह सीधा अपने ससुराल जाती है, जहां पर करण के माता पिता रहते थे। वहां पहुंचकर वह बताती है कि करण को बिजली का झटका लगा है और वह बेसुध पड़ा हुआ है। ये खबर मिलते ही परिवार वाले तुरंत करण को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर शव को देखते हैं और उन्हें कुछ शक होता है, इसलिए तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। शव को देखकर उन्हें भी शक होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु नॉर्मल नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले पोस्टमार्टम करने के लिए जोर देते हैं, लेकिन उसी वक्त सुष्मिता और राहुल पोस्टमार्टम करने के लिए साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि हमें करण का पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, लेकिन मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस करण का पोस्टमार्टम करवाती है। अब पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाता है और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब होता यह है कि अंतिम संस्कार के दौरान राहुल भी वहीं पर मौजूद था और वह भी अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगा हुआ था। लेकिन इसी दौरान
किसी वजह से वह अपना मोबाइल अपने एक रिश्तेदार को देता है और उसका वह रिश्तेदार राहुल का मोबाइल करण के भाई कुणाल को दे देता है। कुणाल के पास जैसे ही मोबाइल आता है, वह देखता है कि मोबाइल का लॉक खुला हुआ है। वह मोबाइल खोलता है और बस यूं ही उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करने लगता है और तभी उसकी नजर इंस्टाग्राम के एक चैट पर पड़ती है। यह चैट राहुल और उसकी भाभी सुष्मिता का था, जिसमें बाकायदा दोनों ने बातें की थी, कितनी गोलियां करण को खिलाई गई हैं, किस तरह से उसे शॉक दिया गया है, सब कुछ उस चैट में मौजूद था और यह करण की मौत का सबसे बड़ा सबूत था। कुणाल को तुरंत समझ में आ गया कि उसके भाई की मौत कैसे हुई थी, लेकिन उस वक्त वह चुप रहा, अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और फिर अगले ही दिन वह उस चैट के स्क्रीनशॉट को लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने जब उन सभी स्क्रीनशॉट्स को गौर से देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि आखिर मामला क्या है। जिसके बाद तुरंत राहुल और सुष्मिता को हिरासत में लिया गया और उन पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अब वह न्यायिक हिरासत में है। उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।